वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, करीब करीब मैं सभी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट मिक्स करके आप लोग को प्रोवाइड किया हूँ फ्रेंड्स। जैसे रुक्मणी का हो, उपकार का हो, अरिहंत का हो, यूनिक का हो, झा सर का हो, सभी का मिक्स करके मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी कौन सा प्रैक्टिस सेट है उसको देखने का समय नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर करके रिवीजन कर करके जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला सवाल देखिए हिंदी सेक्शन से। इसमें भी टोटल 100 प्रश्न है फ्रेंड्स, और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। तो आज का पहला सवाल आपका है फ्रेंड्स, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? हिंदी सेक्शन से है। तो आवारा मसीहा का लेखक है जो विष्णु प्रभाकर, यानी ऑप्शन नंबर सी पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला का सी। सवाल नंबर 2 को देखें, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हो सकता है सवाल पूछा जाए। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ठीक है, अनुपम यानी बेजोड़ इसको भी कह सकते हैं। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द है अनुपम। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 3 को देखें, निम्नलिखित में से वाक्य को शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 3 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वह दंड के योग्य हैं। वह दंड के योग्य आपका सही वाक्य है, बाकी सभी जो आपका गलत है। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? कपड़ा है जो किस श्रेणी का शब्द है? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये विदेशज शब्द है। ठीक है, कपड़ा जो विदेशज शब्द है। 5 नंबर सवाल देखिए, फल, फल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो 5 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, फल का पर्यायवाची शब्द हो गया, जैसे कि आपका उसे बीजकोश भी कह सकते हैं, या तो परिणाम भी कह सकते हैं फल का। ठीक है, फल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? परिणाम भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखिए, तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? 3 रंगा का रेफरेंस। देखिए मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि जब संख्यावाचक रहेगा तो दिग्गु समास का उदाहरण हो, जैसे तिरंगा हो गया, षष्ठ कोण हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गया। जिसमें संख्या का बोध होता है पहला अक्षर में, वो आपका दिग्गु समास के उदाहरण होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। सवाल नंबर 7 को देखें, यन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो 7 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि से है। ठीक है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो सी इसका 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 8 को देखें, मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा किस कोटि का विशेषण है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुणवाचक, क्योंकि अमरुद मीठा है। ठीक है, कर रहा है या तो मीठा अमरुद, तो आपका अमरुद का गुण बता रहा है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुणवाचक विशेषण। सवाल नंबर 9 को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? 9 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आपका ये मूर्धन्य स है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या टोटल कितना है? 4 है। कौन कौन है याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हो गया संयोगी छ हो गया एक, दूसरा में त्र हो गया, और तीसरा में क्या है? ज्ञ हो गया, और चौथा में क्या होगा? आपका श्र हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपका संयुक्त व्यंजन की संख्या याद रखेगा। छ का निर्माण कैसे होता है? तो आधा क में आपका मूर्धन्य स जोड़िएगा तो इसको मिक्स करने से आपका संयुक्त व्यंजन छ बनता है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है टोटल? तो 4 है, याद रखिएगा। सवाल पूछा गया था इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी सभी है। चलिए हिंदी सेक्शन का हो गया, फिर सब अंग्रेजी का देख लेते हैं। अंग्रेजी का है आपका कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। इसमें से कौन सा गलत है इसको पूछना कर रहा है फ्रेंड्स। तो कहता है व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी। यानी मैं जब यंग था, जवान था फ्रेंड्स, तो कहता आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, मानी इकट्ठा किया करता था स्टैम्प्स का, किसकी? हॉबी, ये मेरा हॉबी था। तो इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ नेवर लाइव्ड। 11 का राइट आंसर है फ्रेंड्स हैज़, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हैज़ लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में, एक गलत है। सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़, तो यहाँ दैट हैज़ के जगह पर क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी में एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। सी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, सी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, खाली यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ सिंस हो जाएगा, सिंस हर हस्बैंड्स डेथ, यानी कि आपका कौन सा टेंस है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है फ्रेंड्स, जब डिफिनिट टाइम रहता है तो सिंस का प्रयोग होता है, और इनडिफिनिट रहता है तो फोर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम या फ्रेज। कर रहा यू कैन ईजिली एवरकम, ई
यू कैन ईजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ़ यू कीप योर हेड। ठीक है, तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रिमेन क्लैम आपका देखिए कीप योर हेड मतलब क्या होता है, आपका शांत करना होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखें, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस कर रहा है। तो बॉडी ऑफ सिंगर्स, ठीक है, बॉडी ऑफ सिंगर्स को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो क्वायर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्वायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यानी गायकों के समूह को क्या कहा जाता है, तो आपका गायकों का दल को क्या कहता है, तो आपका क्वायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी 14 का राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, बॉडी ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड क्या, क्वायर। क्वायर मतलब क्या होता है आपका, तो गायकों का दल होता है। अगला सवाल को लिखते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है सिलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका क्या रहा है आपका एंटोनेम यानी उल्टा शब्द, तो रिपल्सिव का रहा है। रिपल्सिव मतलब क्या होता है, रिपल्सिव मतलब होता है विकर्षण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 16 को देखिए फ्रेंड्स कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फिक्शंस। फिक्शंस मतलब क्या होता है, फिक्शंस मतलब काल्पनिक होता है, ठीक है, झूठा होता है एक तरह से कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक पूछा क्या रहा है, सिनोनिम पूछा रहा है, तो सिनोनिम हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिक्शंस मतलब होता है काल्पनिक या झूठा, तो फॉल्स मतलब ये झूठा होता है। सवाल नंबर 17 को देखिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको आप चेंज करिए। ठीक है, तो कह रहा है क्यूनिन टेस्टेड बिटर। ठीक है, यानी क्यूनिन का जो टेस्ट है जो क्या है, बिटर है, मतलब तीखा है फ्रेंड्स। तो इसको पैसे में जब कन्वर्ट करिएगा तो क्या होगा, 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। पैसिव वॉइस में आपका यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का ये राइट आंसर है। सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स, सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 है चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, आपको चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच चुनने के लिए कह रहा है, तो अब इनडायरेक्ट में दिया हुआ है फ्रेंड्स इसका, तो इनडायरेक्ट में क्या दिया हुआ है, आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहिडेड। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में चुनना है, आपको डायरेक्ट स्पीच में चुनना है फ्रेंड्स। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ए इनडायरेक्ट में दिया हुआ, तो इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहिडेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए हिंदी और का अंग्रेजी का हो गया फ्रेंड्स। सब चलिए जीके जीएस में देख लेते हैं कि कांच है एक प्रकार का, कांच है जो एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका अतिशीतिक द्रव है। कांच है जो एक प्रकार का क्या है, अतिशीतित द्रव है। सवाल नंबर 19 का है जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 20 को देखिए, ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। ट्रांजिस्टर को बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर का ना आपका प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 21 को देखिए, भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है। चलिए हो सकता है आपका सवाल आ जाए एग्जाम में, तो सभी को पता होना चाहिए। रिएक्टर पैमाना होता है और यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। इसका जो यंत्र है सिस्मोग्राफ, वो भी याद रखिएगा। किसका सी करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स कि किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है। तो डायनमो का कार्य का उल्टा किसका होता है फ्रेंड्स, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर है जो क्या करता है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी डायनमो के कार्य का उल्टा आपका मोटर का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी 22 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखें, ओजोन की परत हमारी रक्षा करते किससे, पारा वैग्नि विकिरण से करता है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखिए, 24 नंबर है कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा ग्रह, चलिए पृथ्वी को छोड़कर कौन सा ग्रह है धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो 24 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। ठीक है, तो ज़्यादा जीव की संभावना मतलब यही है मंगल ग्रह पे धारण करने का। ऑप्शन नंबर डी 24 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 25 को देखें, हीलियम के आपका कितना 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 मोल मौजूद होते हैं। इसको डायरेक्ट याद कर ले फ्रेंड्स। ठीक है, कह रहा है हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं, तो 16 मोल मौजूद होते हैं। सवाल नंबर 26 को देखें, कह रहा है विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। हाँ क्या भराएगा 26 का ए भरेगा, न्यूट्रॉनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। सवाल नंबर 27 को देखें, कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितना है, 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स
जो परमाणु द्रव्यमान संख्या पर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या जो प्रोटॉन की संख्या होता है। और सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो आपका प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो क्या इसमें आप घटा दीजिएगा तो आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या इतना दिया हुआ है, इसमें घटा दिया तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, गेस करिए। सवाल नंबर 27 का, तो 27 का घटा दें, 27 का 298 यहाँ पर, ठीक है, 298 है ना, 298 माइनस कितना 189 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया तो 9 हो गया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, 109, यानी 109 इसका निकल जाएगा राइट आंसर। क्या कर रहा था, एक तत्व का समस्थानिक द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है इतना, यदि उसके नाभिक में इतना न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है तो उसके परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसमें से घटाए, जैसे कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, P+N होता है ना। ठीक है, आप न्यूट्रॉन की संख्या आपको पूछा जा रहा है, ठीक, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, आप प्रोटॉन की संख्या पूछा जा रहा है, तो उसमें घटा दीजिएगा फ्रेंड्स। ये दिया हुआ है 200 कितना 98, तो 298 में 189 घटाइएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो सवाल नंबर आपका 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 109। 109 किसका परमाणु संख्या निकल गया। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। आपका है कि H2O2 प्लस Cl2, ये आपका इस समीकरण अभी दिया हुआ है फ्रेंड्स, समीकरण दिया है, अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें H2O2 किसके समरूप में कार्य करता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। सवाल नंबर 29 को देखिए, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 29 नंबर सवाल का। तो देखिए जो आवर्त सारणी अगर पूछे डायरेक्ट आवर्त सारणी सिर्फ का, तो आपका मेंडलीव हो जाएगा। ठीक है, मेंडलीव ने आपका आवर्त सारणी का आविष्कार कितना किया था, तो आपका 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने इसका आविष्कार किया था। और जो मेंडलीव है जो आविष्कार किया था, जो प्राचीन आवर्त सारणी है फ्रेंड्स, वो परमाणु भार पे सजाया था। ठीक है, अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने, तो मोस्टली हो जाएगा, जो परमाणु क्रमांक पे सजाए हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट रखे क्लियर। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका है, एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि, एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि। 30 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। यही कारण है कि एक समूह के तत्व का एक समान रासायनिक गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 30 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। देखिए अक्रिय गैसों की संख्या टोटल 6 है फ्रेंड्स, याद रखेगा। अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस भी कहा जाता है, और नोबेल पुरस्कार भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए अच्छा है फ्रेंड्स, नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस की संख्या 6 है, और नोबेल पुरस्कार भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो कह रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में यानी आवर्त 5 में रखा गया है। तो आपका 31 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जिनॉन को है जो आवर्त सारणी के 5वें आवर्त 5 में रखा गया है, जिनॉन। ठीक है, और सभी है जो रेडॉन हो गया फ्रेंड्स, और नियॉन हो गया आपका, आर्गन, ये सभी है जो अक्रिय गैस का उदाहरण, टोटल 6 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 31 का सी होगा। सवाल नंबर 32 को देखिए। सवाल नंबर 32 आपका, एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है। 32 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, परमाणु की संरचना भिन्न होती है। एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि वे उनके परमाणुओं की संरचना भिन्न होती है। ठीक है, उनके परमाणुओं की संरचना भिन्न होती है, यही कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी 32 का राइट आंसर। सवाल नंबर 33 को देखें, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, CaO। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है जो आपका अनबुझे चूना का सूत्र, रासायनिक सूत्र है CaO। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 34 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। बहुत अच्छा सवाल है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु है जो आपका फ्रेंड्स ठंडे या गर्म पानी से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, जबकि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये सभी है जो प्रतिक्रिया करता है। अगला सवाल 35 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, की 1 और 2 रुपये के सिक्के में बने होते क्या बने होते हैं। चलिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गौर कीजिए क्या बने रहते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो देखिए इसमें आपका रहता है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, 35 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि 1 रुपया और 2 रुपया का जो सिक्का रहता है वो बनते हैं, यानी किससे बनते हैं, सॉरी, 1 रुपया और 2 रुपया का सिक्का का निर्माण किससे होता है, तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 35 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 36 को देखिए, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। सबका याद कर ले फ्रेंड्स, इसका मैं बता देता हूँ। देख लिए कौन सा सही मिलान है। नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल दे रहा है, यही तो आपका पहला ही गलत है, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है,
और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा इस टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, जो कपड़े के धब्बे कपड़ा में जो धब्बा लगता है उसको मिटाने में भी काम आता है, छुड़ाने में काम आता है। तो पहला इसका राइट आंसर होगा नींबू में ऑक्जेलिक नहीं पाया जाता है, आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका सही है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सिरका में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इससे एक सवाल आपको आने वाला है। सवाल नंबर 37 को देखिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा, ये भी सवाल आपको पक्का पूछा जाने वाला है। 37 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन लिनियस को, ठीक है। कार्ल लिनियस को आपका फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, ठीक वही फ्रेंड्स वर्गीकी का पिता। और ये कहाँ के थे आपको, कार्ल लिनियस जो आपको स्वीडिश के वैज्ञानिक थे लिनियस जी, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी या वर्गीकरण का पिता किसे कहते थे, लिनियस को कहा जाता है, याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल को, इनमें से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली, चलिए इसका तो सबको पता होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के, याद रखिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है पूछ दिया जाए कि किसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। 39 सवाल को देखें, इनमें से किस में एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम किस में नहीं पाए जाते हैं, तो 39 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, वायरस में आपका एंजाइम नहीं पाया जाता, जबकि जीवाणु में, कवक में, युग्लिना में पाए जाते हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए, गेहूँ तथा मक्का किस कुल के अंतर्गत आते हैं, बहुत अच्छा सवाल ये भी है फ्रेंड्स। जो गेहूँ और मक्का होते हैं वो किस कुल के अंतर्गत आते हैं, सवाल नंबर 40 का हो जाएगा ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 41 को देखिए, सल्क कंद का उदाहरण है, सल्क कंद का उदाहरण इनमें से कौन सा, 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्याज और लहसुन है जो आपका सल कंद का उदाहरण है। इससे भी एक सवाल पूछा जाएगा, जैसे हल्दी का हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं, प्रकंद को खाते हैं फ्रेंड्स, आलू का तना खाते हैं, गाजर और मूली का जड़ खाते हैं, तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। 42 नंबर सवाल को देखते हैं, लघु मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, लघु मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत कौन आते हैं, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से आपका कोई नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपका तांबा, बोरॉन, ठीक है, और क्या है मैग्नीज, इनमें से सभी हो जाएगा। लघु मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत कौन आता है, तो तांबा, बोरॉन और मैग्नीज आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। देखिए, पौधे 17 प्रकार के पोषक तत्व का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो 17 प्रकार के पोषक तत्व का उपयोग करते हैं, जिसमें 9 प्रकार के तत्व का उपयोग लघु मात्रा में करते हैं, लघु मात्रा में करते हैं। लघु मात्रा में तो आपका इस पर तांबा हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सभी है जो लघु मात्रक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका फेरस भी हो गया फ्रेंड्स, और आपका कॉपर हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीज, ये सभी है जो लघु मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी 42 का। सवाल नंबर 43 को देखें, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अजैविक कारण है सभी, मिट्टी, हवा, जल सभी है जो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इससे भी एक सवाल पूछा जाता है कि इसमें जैविक घटक कौन है, अजैविक घटक कौन है, तो देखिए हवा हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, प्रकाश हो गया, सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 44 को देखें कि गर्भावस्था में भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, गर्भावस्था के समय भ्रूण का भोजन किससे मिलता है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है, प्लेसेंटा से गर्भावस्था में भ्रूण को भोजन मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखिए फ्रेंड्स, 45 वाला सवाल है आपका, स्लीपिंग सिकनेस तथा कालाजार बीमारी होता है, किससे होता है, ठीक है, कालाजार हो गया और स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है। 45 का हो जाएगा प्रोटोजोआस होता है, याद रखिएगा, प्रोटोजोआस होता है, सोने वाला बीमारी, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस मतलब क्या होता है, सोने की बीमारी, और कालाजार है जो किससे होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सोने वाली बीमारी भी उसी का से होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 45 का ए हो जाएगा। ऐसे सोने वाले मतलब उसका जो नाम क्या है फ्रेंड्स, बीमार जो स्लीपिंग सिकनेस होता है उसके जो आपका प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है, तो ट्रीपैनोसोमा कहा जाता है, ठीक है, उसे ट्रीपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा।
तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया स्लीपिंग सिकनेस तथा कालाजार बीमारी प्रोटोजोआस होता है। सवाल नंबर 46 को देखें, पादप रोगों के उभयचर का अध्ययन क्या कहलाता है। ये भी अच्छा सवाल है, पादप रोगों का उभयचर का अध्ययन क्या कहलाता है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कहा जाता है। पादप रोगों के उभयचर का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहा जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और पैडोलॉजी के अंतर्गत आपको मृदा का अध्ययन किया जाता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं। विलीरुबिन तथा विलिवरडीन पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है विलीरुबिन तथा विलिवरडीन किसमें पाए जाते हैं। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीत रस में आपका पाए जाते हैं। देखिए पीत रस का निर्माण आपका यकृत से होता है, यकृत यानी लीवर से होता है, या जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है, ये भी याद रखिएगा। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया पीत रस में। अगला सवाल है रेक्टम तथा कोलोन किसका भाग है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेक्टम किसका भाग है फ्रेंड्स आपका, ये आपका बड़ी आंत का होता है ना। 48 का रेक्टम तथा कोलोन है जो किसका भाग है, तो बड़ी आंत का है। देखिए छोटी आंत से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो याद रखिए छोटी आंत में होता है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ना कि बड़ी आंत में होता है। और रेक्टम तथा कोलोन किसका भाग है, तो बड़ी आंत का भाग है। सवाल नंबर 49 को देखें। 49 नंबर सवाल आपका है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, बता चुका हूँ। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ जयप्रकाश नारायण ने ऐसा किया था कि उनको परीक्षा में कितना दिन बचा था, मात्र 20 दिन बचे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। तो जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर होगा 49 का। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 50 को देखिए। सवाल नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे। तो सवाल नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यदुनाथ सरकार। देखिए यदुनाथ सरकार एक बहुत ही बड़े इतिहासकार थे फ्रेंड्स, जो आपका बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 51 को देखिए, अनुसूलीन समिति क्या थी। बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स, ये क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन थी, ठीक है फ्रेंड्स। जो अनुसूलीन समिति थी क्या थी, तो क्रांतिकारी संगठन। 51 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए अनुसूलीन समिति बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने कलकत्ता में 1907 ईस्वी में आपका इसका गठन किया था फ्रेंड्स, 1907 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अनुसूलीन समिति क्या थी, तो क्रांतिकारी संगठन थी, जिसका मतलब कि इस संगठन का निर्माण किसने करवाया था, तो इसमें आपका बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसको किया था। कहाँ, कलकत्ता में किया था 1907 ईस्वी में। तो याद रखिए अनुसूलीन समिति क्या थी, तो क्रांतिकारी संगठन। चलिए सवाल नंबर 52 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 52 आपका क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही थी। अच्छा सवाल ये भी है। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 मई 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही थी, तो 6 मई 1930 ईस्वी को। 52 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इतना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 का ए। चलिए सवाल नंबर 53 को देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 53 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महादेव लाल सर्राफ ने किया था, ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महादेव लाल सर्राफ ने किया था। आप लोग को पता है फ्रेंड्स दांडी मार्च के बारे में, तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे, और उन्होंने फ्रेंड्स आपका 12 मार्च, याद रखिए 12 मार्च कितना 1930 ईस्वी को, ये जरूर याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से कितना आपको 78 समर्थकों के साथ, 78 प्रतिनिधियों के साथ समर्थन के साथ में लगभग आपका फ्रेंड्स 322 किलोमीटर की पद यात्रा किए थे, पैदल यात्रा किए थे। और नमक कानून कब तोड़े थे फ्रेंड्स, तो आपको 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल कितना 1930 ईस्वी में, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचे फ्रेंड्स, और वहां पर नमक का कानून तोड़ा, और वहीं से आपका
सविनय अवज्ञा का शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि महात्मा गांधी है जो 12 मार्च कितना 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किए थे, 6 अप्रैल 1930 को जाकर के दांडी पहुंच करके वहां नमक का कानून तोड़ा था। तो कह रहा है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सर्राफ ने किया था। ऑप्शन नंबर 53 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 54 को देखें कि आपका बिहार प्रोविंशियल्स, ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 55 को देखें फ्रेंड्स, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कितना ए ना, सवाल नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1929 हो जाएगा। ठीक है, 54 का जो राइट आंसर होगा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का 1929 में। अब फिर है आपका कि बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 55 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सबका राइट आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 56 को देखें, मई 2020 में बिहार के किस निवासी को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? मई में किया गया 2020 में। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आभास झा को। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो बिहार के हैं। अगला सवाल 57 नंबर सवाल को देखें, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कौन से पद पर रहे हैं? इसके पहले कौन सा पद पर रहे हैं फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा, भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, भारत के पथ एवं परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के कृषि राज्य मंत्री ये भी रह चुके हैं। ठीक है, 57 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कौन से पद पर रह चुके हैं? तो केंद्र सरकार में ये सब पदों पर आपका रह सके हैं। और ये बिहार के मुख्यमंत्री है जो कईवीं बार बने हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखा 7वीं बार बने ही है। ठीक है, ये बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जो कईवीं बार है, 7वीं बार हो सकता है आपको ये पक्का पूछ दिया है, 7वीं बार बने, ये भी याद रखिएगा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 58 को देखें कि बिहार के किस जिला में नीलकंठ नामक दुर्लभ पक्षी देखा गया है? तो ये आपका सवाल नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर भागलपुर जिला में। ठीक है, भागलपुर जिला में आपको ये देखा गया है। बिहार के किस जिला में नीलकंठ नामक दुर्लभ पक्षी को देखा गया है फ्रेंड्स? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जिला में ये आपका देखा गया है। चलिए अगला सवाल आपका 59 नंबर सवाल है, संसद और संविधान साधन है, किसका साधन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है विधिक न्याय के साधन है। संसद और संविधान विधिक न्याय के साधन है। 60 नंबर सवाल, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन है? चलिए अगला सवाल 60 नंबर सवाल का देखें, तो 60 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 60 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन नेहरू जी ने किया था चीन में जाकर करके। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये पंचशील में समझौता हुआ था, पंचशील समझौता आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था ना पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच में, ये भी आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं। सवाल नंबर 61 आपका है कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाना चाहिए? ये भी अच्छा है कि कोई भी राजनीतिक दल है उसको अगर पंजीकृत दल बनना है तो कितना आपको उसको वोट कितना प्रतिशत मत लाना चाहिए? 61 का राइट आंसर होगा कम से कम 6% लाना पड़ेगा। ठीक है, 62 नंबर सवाल को देखें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 62 का राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका 6 वर्ष को। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और इनका जो अधिकतम उम्र कितना होता है? 65 वर्ष तक रिटायरमेंट का होता है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 63 को देखें, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, इस पहले वाला भी हम इस सेट में आ चुका है प्रश्न, कौन था? सवाल नंबर 63 का डी सुकुमार सेन थे जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का डी। सवाल नंबर 64 को देखें, सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त है? 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। सवाल नंबर 65 को देखिए, 65 नंबर सवाल है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें 65 का।
देखिए फ्रेंड्स, लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों याद रखिएगा, तो इसका थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं कर देता हूँ क्लियर उसका कॉन्सेप्ट। तो भारतीय संसद में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? 65 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। विपक्षी दल के नेता होते हैं जो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। लोकलेखा समिति में टोटल कितने होते हैं फ्रेंड्स? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आपका लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो राज्यसभा से होते हैं, याद रखिएगा। और प्राक्कलन समिति है फ्रेंड्स, तो प्राक्कलन समिति में आपका टोटल कितने? 30 सदस्य होते हैं ना। आपका जो प्राक्कलन समिति होता है उसमें टोटल कितने? 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा से होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो लोकलेखा समिति है उसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो आपका राज्यसभा से होते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। भारतीय संसद में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विपक्षी दल के नेता होता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? ठीक है, तो कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना हुआ था? 24 अक्टूबर। इसमें देखिए डेट के साथ नहीं दिया फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। 24 अक्टूबर, कितना? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 अक्टूबर को, इसलिए प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 67 को देखें, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? ऐसा सवाल पूछा जाता है, याद रखें। 67 का आपका लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुई थी, जो आपका विदेश में हुआ था। ठीक है, 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 68 को देखें कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम कौन थे? 68 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन। 69 नंबर सवाल को देखें, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? ठीक है, अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, सूची के बारे में, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? 69 का आपका 8वीं अनुसूची ना, देखिए इस तरह से दिया है, तो 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाओं का जिक्र उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके पहले आपका कितना था फ्रेंड्स? तो धीरे धीरे भाषा बढ़ते गया फ्रेंड्स, पहले कम था, 14 था, उसके बाद में कितना हो गया आपका? अभी टोटल पूछे तो 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, तो आपका 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अनुसूची कितना हो गया आपका? 8वीं अनुसूची में। चलिए सवाल नंबर 70, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? 70 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो अर्थशास्त्र है जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 71 नंबर सवाल का 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास को क्या कहते हैं? गांधीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 72 नंबर सवाल को देखिए, भारत में पहला बैंक कौन सा था? चलिए, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो 72 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत का प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, जिसकी स्थापना आपको 1770 में ही हुआ था, 1770 में हुई थी, ये आप जरूर याद रखिए। भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। सवाल नंबर 73 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? ये भी अच्छा सवाल है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ 28%। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो 28% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैथ का 10 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैथ का सोल्यूशन अलग से आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप चलते हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 84 से हम लोग देखते हैं, जिसका पार्ट और हिंदी अंग्रेजी देख रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो चलिए 84 नंबर सवाल से देख लें। 84 नंबर सवाल आपका है कि खाद्य फसलों में ये शामिल हैं, कौन है जो खाद्य फसल में इसमें शामिल है? 84 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। खाद्यान्न हो गया, दालें हो गया, खाद्य तिलहन, ये सब खाद्य फसल में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी 84 का राइट आंसर है। 85 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 85 नंबर सवाल आपका है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए? तो पन्ना जानते हैं फ्रेंड्स, हीरा के लिए है ना। मध्य प्रदेश में एक पन्ना हीरा खदान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी 85 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 86 को देखिए, गारो, खासी और जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो आपका मेघालय की जनजाति है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर। बहुत बार मैं पहले भी बताया हूँ कि गारो, खासी, जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाए जाते थे? जनजाति मेघालय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 86 का। सवाल नंबर 87 को देखिए, निम्नलिखित में से किससे को लाल ग्रह कहा जाता है? पहले वाला मैं बता चुका हूँ, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। 87 का सी। 88 नंबर सवाल को देखिए कि किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्व बढ़ता है? किसके ऊपर? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिर आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल के ऊपर ताप तीव्रतापूर्व बढ़ने लगता है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 89 नंबर सवाल को देखें। 89 नंबर सवाल आपका है कि भारत के 7 सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है। तो बांग्लादेश का है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के 7 सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसका है? तो आपका बांग्लादेश के साथ है।
और देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश से कौन कौन सा भारत का राज्य स्पर्श करता है ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है तो याद करते चले फ्रेंड्स, जैसे त्रिपुरा 1 हो गया, असम 2 हो गया, मेघालय 3 हो गया और मिजोरम है आपका 4 हो गया। यानी टोटल 4 राज्य की सीमा बांग्लादेश से आपको स्पर्श करता है। कौन कौन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। और इसमें है आपका क्वेश्चन पूछा है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ करता है फ्रेंड्स, तो आपका बांग्लादेश राइट आंसर होगा। सबसे कम रहेगा तो अफगानिस्तान हो जाएगा फ्रेंड्स, और सबसे आपका ज़्यादा रहेगा तो बांग्लादेश रहेगा। सवाल नंबर 90 को देखें कि स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है। स्टेपी घास का मैदान को कहते हैं ना। 90 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टेपी है जो क्या घास का मैदान है। स्टेपी है जो घास का मैदान है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा, पूछा जाता है जैसे डाउन्स हो गया, ठीक है, सवाना हो गया, सभी ये सब जो घास के मैदान का ही नाम है, ये सब देखिए सवाना है, तो याद रखिएगा। तो स्टेपी उसी तरह से घास का स्थल है। चलिए सवाल नंबर 90 को देखते हैं। 90 का तो हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 91 को देखिए कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये आपका 91 नंबर का हो जाएगा, बड़ा निकोबार में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 92 नंबर सवाल कि भारत और चीन के उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है। ये तो आपका सबको पता होना चाहिए, मैकमोहन रेखा करता है ना, भारत और चाइना के बीच में है। 93 नंबर सवाल को देखिए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो हर्यक वंश का था ना, हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार का बेटा था ये, ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने कुनिक की उपाधि धारित की थी, ये भी याद रखिएगा। तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, तो अजातशत्रु, जिसे पितृहीनता भी कहा जाता है। अगला सवाल को लेते हैं 94 नंबर सवाल, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिल एवं चेरो का व्यापार सर्वप्रथम रोम के साथ प्रारंभ हुआ था। अगला है फ्रेंड्स आपका टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। सवाल नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महमूद गवा को कहा जाता है। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, महमूद गवा को कहा जाता है। 95 का ए हो गया। सवाल नंबर 96 को देखिए फ्रेंड्स कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था। ये देखो टॉप मोस्ट बीबीआई एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो कौन ऐसे शासक थे फ्रेंड्स, तो जहांगीर थे, याद रख कर लीजिएगा। शासक बनने के बाद में जहांगीर है जो 12 अध्यादेश, ठीक है, आपको जारी करने वाला मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर 96 का एक करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। सवाल नंबर 97 को देखें, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला, ठीक है। आपका अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था बंगाल में, तो सिराजुद्दौला इसका करेक्ट होगा। 98 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल को देखें, 99 नंबर सवाल आपका है कि किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कल एग्जाम में। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई था, साइमन कमीशन के विरोध किए थे फ्रेंड्स, वहीं पे लाठी चार्ज हुआ था तो उनको मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और लाला राय का एक बहुत ही फेमस है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो लाला लाजपत राय। याद रखें, हो सकता है सवाल भी पूछ दिया जाए, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय है। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट सवाल है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने किया था, तो शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी किसका प्रैक्टिस सेट है इसको नहीं देखना है हम लोग को, अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 1 घंटा के बीच में 1.5 घंटा के बीच में अंतराल में आपको प्रैक्टिस सेट देता जा रहा हूँ फ्रेंड्स, और सभी का मैं PDF टिक कर रहा हूँ, उसको टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग वेबसाइट पर जाकर के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वेबसाइट पर जाकर के पढ़ाई करें फ्रेंड्स। उसमें कम से कम तो 15 से 20 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, फिर कम से कम तो 50 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, और सभी में 50-50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो उसका रिवीजन आप लोग फटाफट जरूर कर ले, ठीक है। वहाँ पर आपका पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता है, GK mastermind.com, गूगल में सर्च करिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फटाफट सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स। जो भी मटेरियल कल होगा फ्रेंड्स, अब उसी को उसमें अभी से लेकर कल तक उसी में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।